हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि हम लोग सीरियल वाइज नहीं कंप्लीट किए हैं। तो ये हमारे बायो का सेकंड चैप्टर है, टिश्यू। इसके पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल और उसके फंक्शन और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेल के आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है बायो में वो है टिश्यूज़। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले चैप्टर यानी कि सेल वाले चैप्टर में, बायो के पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से बने होते हैं, है ना। यानी सेल जो है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और अमीबा के केस में एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग देखे थे, जिसमें एक सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था। जिस तरह से एक बॉडी में सारे अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, उसी तरह से अमीबा जो है एक सिंगल सेल होने के बावजूद सारे फंक्शन कैरी आउट कर रहा था, जैसे कि मूवमेंट का, इनटेक ऑफ फूड, फूड लेने का, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, बड़े एनिमल्स, प्लांट हो गए, तो वो क्या करते हैं, उनमें बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। और जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों, बिलियंस, ट्रिलियंस जो होते हैं, हर जो उन सेल्स में बहुत सारे का ग्रुपिंग है। और वो सेल्स क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सबका कुछ फंक्शन है, उसी को वो परफॉर्म करते हैं बॉडी में। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। वही मैंने बताया कि जो इतने लाखों करोड़ों सेल्स हैं बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वो अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप है उसमें क्या है, एक अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Since these cells carry out only particular function, they do it very efficiently. तो लाखों करोड़ों सेल में कई हजारों लाखों सेल्स अपना अलग ग्रुप बना करके कुछ पार्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो कुछ लाखों अलग कर रहे हैं। इस तरह से जो हर एक ग्रुप का अपना एक फंक्शन स्पेशलाइज्ड है, उसी को वो अच्छे से एफिशिएंटली करते हैं, है ना। अगर सारे सेल्स मिलकर एक ही काम करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब सारे जो सेल्स है मिल करके सारे काम करें, एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो वो फिर एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी, यानी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो सेल्स का अलग अलग ग्रुप है वो अलग अलग काम करता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहती है। यानी जो काम होता है सही से होता है और हाईली एफिशिएंट, बहुत ही सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है ना। इन ह्यूमन बींग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जैसे ह्यूमन बींग में, हम लोगों में, हम इंसानों में देखा जाए तो मसल सेल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब फैलते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। हम लोग अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मसल्स जो है मेरे अपर जॉ और लोअर जॉ से कनेक्टेड हैं, और उसके मूवमेंट की वजह से मेरा मुंह हिल रहा है, और जो टंग है मेरा मूव कर रहा है। इसी तरह से बॉडी के बहुत सारे पार्ट जो हम लोग चलते फिरते हैं, आँखों को मूव करते हैं, तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, है ना। जैसे नर्व सेल हो गया, हमारे बॉडी में जो नर्व है सेल है, या नर्व इम्पल्स जिसको बोलते हैं, या सिंपल भाषा में जिसको ब्रेन सिग्नल बोलते हैं, वो भी बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, या ब्रेन से बॉडी के सारे पार्ट्स तक, या बॉडी के सारे पार्ट्स से ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये अलग अलग तरह के हम लोग देख रहे हैं फंक्शन, कि मसल का फंक्शन है मूवमेंट करने का, नर्व इम्पल्स या नर्व सेल का फंक्शन है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का ब्रेन से बॉडी के अलग सेल्स तक, सेल से बॉडी के सेल से ब्रेन तक। इसी तरह से ब्लड है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को कैरी आउट करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ब्लड सेल का अलग फंक्शन हो गया, या ब्लड जो है ओवरऑल। हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, हार्मोन्स वगैरह या वेस्ट मटेरियल सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट ये ब्लड करता है। तो इस तरह के आप हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जिससे सारी चीज़ें बहुत ही एफिशिएंटली और सही तरीके से हो रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। अब एक ही चीज़ को अगर एक ही कोई डिपार्टमेंट को सारा काम सौंप दिया जाए तो ओवरलोड होने की वजह से वो काम फेल हो सकता है। लेकिन
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बॉडी में अलग अलग हिस्से अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो काम ईजी हो रहा है और सही से हो रहा है, सही समय पे हो रहा है, तो इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक ना, यानी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जैसे कि प्लांट में अगर देखा जाए तो हम लोग अभी एनिमल का समझ रहे थे, प्लांट में देखा जाए तो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, ये फूड का ट्रांसफ़र, वाटर का ट्रांसफर प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में करते हैं, है ना। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो प्लांट हो गया चाहे एनिमल हो गया, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो काम है वो डिवाइडेड है। सारे सेल्स का जो ग्रुप है, मतलब सारा एक मिलियंस या ट्रिलियंस में जो सेल्स हैं किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसमें भी बहुत सारे ग्रुपिंग बने हैं और वो सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कार्य करने का अपना अपना एक डिपार्टमेंट हो गया है जिससे काम अच्छे से हो जाए, पूरी तरह से हो जाए। इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोला जा रहा है। सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जो भी सेल्स एक स्पेशल फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उनका एक ग्रुप हो जाता है बॉडी में। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप हैं। दिस मीन्स दैट अ पार्टिकुलर फंक्शन इज टू कैरिड आउट बाई क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका यही अर्थ हुआ है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं, कुछ एक पार्टिकुलर टाइप के सेल्स जो हैं वो क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर मतलब ग्रुप बना रहे हैं और बॉडी के किसी एक हिस्से में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द टिश्यू। इसी क्लस्टर या इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो ये जो सेल्स होते हैं, कुछ एक ही प्रकार के जो सेल्स होते हैं जो ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप एक साथ रहते हैं एक जगह पर, और इनसे क्या होता है? हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। इनसे जो है एक बेहतर रिजल्ट मिलता है और सारे फंक्शन सही से परफॉर्म होते हैं। जो भी उसका कार्य होता है उन सेल्स का, वो अच्छे से करते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्लड, फ्लोएम टिश्यू, प्लांट में मसल्स, इन सब के एग्जांपल अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। तो इसी तरह से अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं और ओवरऑल सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में चलते रहते हैं, सही वे में चलते हैं। A group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function forms a tissue। यानी सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर लगभग लगते हैं स्ट्रक्चर में और वो एक साथ मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। वो 10 तरह के फंक्शन नहीं करेंगे। जैसे ब्लड सेल है, उसका काम फूड ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल रिमूव करना या मिनरल हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, यही है। अब वो ये नहीं करेंगे कि वो फूड का डाइजेशन करें, उसका डाइजेशन का काम नहीं है। तो जो फंक्शन उनका है, उनके सारे सेल्स मिलकर कर रहे हैं, बस वही करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, अ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। जो एक जैसे देखने में रहते हैं स्ट्रक्चर में और मिलकर के एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं? तो उसको चलिए हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि क्या डिफरेंसेस है प्लांट एनिमल टिश्यू में या क्या सिमिलरिटी है। वो सारे हम लोग चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप, देयर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर होता है प्लांट और एनिमल टिश्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं ईजिली। नोटिसेबल, जैसे कि प्लांट फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, जैसा हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से जानते देखते आ रहे हैं। वो मूव नहीं करते हैं, सिंस दे हैव टू बी अपराइट, वो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, है ना। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, और उनको सीधा खड़ा रखने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सपोर्टिव टिश्यू, बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसके बॉडी में, प्लांट बॉडी में। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, और जो सपोर्ट करने वाले टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। अगर वो लिविंग होंगे तो उतनी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डेड सेल से बने हुए जो टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू, वही सपोर्ट करते हैं प्लांट को स्टिफनेस देने में, हार्डनेस देने में, और उनको एक जगह पे अपराइट रहने में। फिर एनिमल ऑन द अदर हैंड है मूव अराउंड। एनिमल हम लोग जानते हैं, हम खुद एनिमल हैं, एक जो हमेशा मूव करते रहते हैं आसपास, किसकी तलाश में? फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, अपने मित्र की तलाश में, फैमिली मेम्बर्स की तलाश में, या शेल्टर की कहीं रहने की तलाश में, अलग अलग पर्पज़ से वो यहाँ वहाँ मूव करते हैं।
दे कंज्यूम मोर। अब ये जब मूव कर रहे हैं तो इनका बॉडी को एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू प्लांट्स के कंपेरिजन में हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ता है अपने फूड और अलग रिक्वायरमेंट की तलाश में। और जबकि प्लांट तो एक जगह फिक्स रहता है, स्टैटिक रहता है, तो उसको ज़्यादा उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी हम लोग को चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग सम वर्क एंड दैट्स वाई वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और मैक्सिमम मतलब मोस्टली लगभग सारे जो टिश्यूज होते हैं या उसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट में बहुत सारे डेड भी होते हैं, जैसे सपोर्टिव टिश्यू का हम लोग पढ़े थे अभी। अनदर डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस देखा जाए तो एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ पैटर्न देखा जाए किस तरह से ग्रो करते हैं प्लांट और एनिमल्स। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। जो प्लांट में ग्रोथ है वो एकदम लिमिटेड है, मतलब कुछ जगहों पे लिमिटेड है, कुछ जगहों पर सर्टेन रीजन पे, सारे जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पे लिमिटेड है, वहाँ पे ग्रोथ होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं अलग अलग प्लांट का हाइट, है ना। ये नहीं कि हम लोग जैसे मैंगो का छोड़िए, जैसे कोई देख लेते हैं अनार का पेड़, पोमेग्रेनेट का ट्री या श्रब बोलते हैं उसको, या ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हाइट 6 से 7 फीट होता है, लेकिन श्रब में आता है। तो मान लीजिए अनार का या अमरूद का पेड़, गुआवा का, तो कभी हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि ताड़ इतना ऊंचा गुआवा का पेड़ होता है ना। तो यानी उसका एक पार्टिकुलर ग्रोथ पीरियड है, मतलब उतने पॉइंट तक वो ग्रो करेगा, उसके बाद उसमें ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई में ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो कुछ कुछ रीजन में प्लांट के लिमिटेड ग्रोथ होता है, सारे रीजन में नहीं। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है ना। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पार्ट्स में लिमिटेड ग्रोथ होगा, कुछ में अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है एनिमल्स में। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। तो कुछ टिश्यूज जो प्लांट में होते हैं वो पूरे लाइफ जिंदगी भर, जब तक वो प्लांट जिंदा है, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो खत्म नहीं हुआ है, तब तक उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, उसके टिश्यूज का ग्रोथ होता रहता है। लेकिन कुछ सर्टेन रीजन है जहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होता है, रुक जाता है। दीज टिश्यूज आर लोकेटेड इन सर्टेन रीजन्स। वही बोला जा रहा है कि जो कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट में जिसका ग्रोथ लाइफ टाइम चलता रहता है, रुकता नहीं है, वो कुछ ही रीजन पे होते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट्स में वो लोकलाइज होते हैं, वहीं पर स्थित होते हैं, हर जगह वो नहीं पाए जाते प्लांट के, है ना। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी, कोई टिश्यू जो है कितनी तेज़ से डिवाइड कर रहा है या उसके सेल्स कितनी तेज़ से डिवाइड कर रहे हैं, इसके बेसिस पे प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया जा सकता है ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार थ्रू आउट द लाइफ, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये ग्रो करता रहेगा। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जो ग्रो नहीं करता है, जिसका एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाता है ना। ये दो तरह के डिफरेंसेस हैं, मतलब दो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ का हम लोग देख रहे हैं कि एक में परमानेंट ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ स्टॉप हो जा रहा है परमानेंट टिश्यू कुछ टाइम पीरियड के बाद, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें ग्रोथ लाइफ टाइम चलता रहता है जब तक प्लांट बॉडी जिंदा है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में सेल का ग्रोथ देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। इसलिए एनिमल्स कुछ ऐसा चक्कर नहीं है कि कुछ एनिमल का कुछ बॉडी पार्ट्स में सेल डिवीजन होता है तो किसी में नहीं होता है, ऐसा कोई इसमें अलग से खास केस नहीं है एनिमल्स में, जबकि प्लांट में ऐसा होता है। हम लोग देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार ग्रो करते हैं लाइफ टाइम, और परमानेंट टिश्यू एक टाइम पीरियड तक ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है ना। तो एनिमल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एनिमल में सारे ग्रोथ का, सारे टिश्यूज या सेल्स का ग्रोथ एक जैसा हमेशा होता है। तो ये परमानेंट टिश्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं अलग अलग जगह पे जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन पर, उनसे जो सेल्स बनता है, फिर वो सेल भी ग्रुपिंग करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं, और एक निश्चित समय तक, एक लिमिटेड टाइम तक वो ग्रो करते हैं, फिर उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो उन सेल से जो बना होता टिश्यू होता है उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। उनका जो एबिलिटी टू डिवाइड है, सेल डिवीजन का जो उनका क्षमता है, वो कुछ निश्चित समय के बाद रुक जाता है ना। अलग अलग तरह का सेल्स का अलग अलग समय पर वो जो सेल डिवीजन प्रोसेस है
रुक जाता है। ठीक, तो ये होता है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और फिर उनसे जो टिश्यू बनता है उन सेल से, उनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज, जो ये प्रोसेस हो रहा है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स बना रहे हैं, फिर वो सेल्स बहुत सारा डिवाइड होकर के एक शेप ले रहे हैं, उसके बाद उनका डिवीजन रुक जा रहा है, वो जो शेप बन रहा है, साइज बन रहा है, उनका एक पार्टिकुलर जो फंक्शन है, इस सबको क्या बोला जाता है, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से क्या होता है, अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। तो ये पिक्चर देखने से पहले हम लोग समझ लिया जाए क्या करना है, कि हमको कोई भी एक स्टेम लेना है। स्टेम लेना है कैसे, एक मिनट में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। कोई पेज मिल जाए मुझे, पेज 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 हाँ, जैसे एक पेज है, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से, मान लेते हैं कोई स्टेम है या रूट है, इस तरह से पाइप जैसा, मतलब इस तरह का कोई स्टेम है, उसका बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं हम लोग। अब इसको, ये जो सर्कुलर पार्ट मान लीजिए ये काटा हुआ है, इसको एकदम महीन काटेंगे, एकदम थिनेस्ट। तो ये एकदम थिनेस्ट पतला सा सर्कुलर या जिस तरह के शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, वैसा एक थिन स्लाइस कटेगा। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो हमको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। और इसमें जो डॉट्स दिखेंगे आपको, इसको मैग्नीफाइड इमेज में देखेंगे तो आपको जो पिक्चर दिया है वैसा दिखेगा। ये जो डॉट्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और ये जो स्टेम या रूट्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और पूरे बॉडी में फैले होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, है ना। तो यही है, ये देखिए आपको ऐसे नीचे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये इस तरह से ऐसे काटा हुआ है किसी भी स्टेम को या रूट को, और वो पिक्चर इसका दिख रहा है, मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये ऊपरी हिस्सा, ये इसको लेटरल सेक्शन बोलते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे खड़े खड़े स्टेम को काटना, तो उससे क्या दिखेगा हमको, लंबा लंबा इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें जाइलम, फ्लोएम ये सब होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को दिखेंगी, ठीक ना। तो ये लेटरल सेक्शन है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेटरल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को हॉरिजॉन्टली काटना, ऐसे काटना, पतला स्लाइस। तो एक पतला सा सर्कुलर या जिस भी शेप का स्टेम या रूट होगा हमारा, वैसा स्लाइस कट जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी ऐसे काटना, इस तरह से महीन सेक्शन काटना, ऐसे एकदम महीन सेक्शन वर्टिकली काटना, उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन मीन्स कटिंग ऑफ एनी रूट और स्टेम और एनी पार्ट्स ऑफ द एनिमल और प्लांट, whether we are cutting it horizontally. When we are cutting it horizontally, then it is known as a transverse section. transverse section। और जब हम लोग उसको खड़े खड़े काटते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली काटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन मतलब कटा हुआ हिस्सा, ठीक। तो वही यहाँ पर दिया गया एक कह सकते हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। हालांकि नीचे का भी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाने का समझा रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरह से काट के हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन क्यों काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन से हमको पूरा क्लियरली दिख जाता है कि किस तरह से सारे अरेंज है, जो जाइलम, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, अदर टिश्यूज़ होते हैं, वो किस तरह से अरेंज है एक सर्कल में, पूरे स्टेम में देख सकते हैं। फिर ये देख करके अगर आपको क्लियर करना है कि ये नीचे कैसे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से न्यूट्रिएंट को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते होंगे, तो फिर आपका उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी काट कर देख सकते हैं किस तरह से वो फैले होते हैं दूर दूर तक, ठीक। अब इसके बाद तो इसमें करना क्या है, एक मतलब स्टेम लेंगे, उसको पतला था स्लाइस काटेंगे लेटरल सेक्शन, फिर उसको स्लाइड पे रखेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए, एक मान लीजिए स्टेम लिए, पतला सा स्टेम, उसको ऐसे लेटरली काट लिए, तो बहुत ही महीन सा एक्सट्रीमली थिन स्लाइस कट गया। अब इस स्लाइस को एक स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में,
एक ग्लास का बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप का स्लाइड होता है ट्रांसपेरेंट, उस पर इसको रख देंगे। लेकिन रखने से पहले क्या करेंगे, पहले रखेंगे नहीं, इस पर सेफ्रेनिन डाल देंगे। जो रेड कलर का या लिटिल बिट पिंकिश कलर का होता है डाई, वो इस पर डाल देंगे, इस स्टेम के कटे हुए पतले से स्लाइस पे। फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक ना। तो हमारा ये स्लाइड हो गया। इस पर हम लोगों ने जो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा या जैसा भी स्टेम का स्लाइस है बहुत महीन सा रख दिए, जिसमें सेफ्रेनिन एब्जॉर्ब हो गया। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन, अब ग्लिसरीन डालने का क्या मतलब है, ग्लिसरीन इस पर ऐड करने का ये अर्थ है, ग्लिसरीन क्या करता है, किसी भी सैंपल को ड्राई होने से बचाता है। वो फैटी मटेरियल होता है, तो हीट को ट्रांसफ़र होने से बचाएगा, और हीट ट्रांसफ़र होने से बचाएगा तो चीज़ें ड्राई नहीं होंगी, जैसा उनका है नॉर्मल कंडीशन वैसे ही रहेंगी। तो ग्लिसरीन मिलाने से स्लाइड में जो भी हम ऑब्जेक्ट या सैंपल देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टेम का सेक्शन देखने जा रहे हैं, तो वो सूखेगा नहीं और लंबे समय तक हमारा स्लाइड रहेगा। ग्लिसरीन डाल देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेम का कटिंग है, इसमें ग्लिसरीन है, सेफ्रेनिन पहले से एब्जॉर्ब है। फिर इसके ऊपर एक स्क्वायर शेप का या फिर सर्कुलर शेप का ही कवर स्लिप आता है, कवर स्लिप, ठीक है, जिससे इसको कवर करते हैं। बिना उसको कवर करिए देखेंगे तो हमको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, या बहुत ही बेकार दिखेगा या दिखेगा नहीं। तो कवर स्लिप इस पर चढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे, ठीक है, इसको कवर कर देंगे। कवर स्लिप के काफ़ी शेप आते हैं, स्क्वायर भी आता है, सर्कुलर भी आता है, रख देंगे। इस तरह रखेंगे कि इसके अंदर कोई बबल आए। बबल आने से जो इमेज बनता है माइक्रोस्कोप में वो क्लियर नहीं बनता है। दैट्स वाई एक टेक्निक होता है जिसकी हेल्प से आराम से किसी एंगल से रखेंगे ताकि इसमें बबल कोई ना आए, बबल जो आए बाहर निकल जाए। फिर ये सारा हमारा स्लाइड तैयार हो जाएगा, परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्लिसरीन इसमें डाले हैं। ग्लिसरीन डालने से ये हमारा सैंपल सूखेगा नहीं लंबे समय तक, और ये कई दिनों तक, कई हफ्तों तक भी रख सकते हैं। ये स्लाइड ख़राब नहीं होगा। अगर अच्छा स्लाइड बन गया है तो इसको और कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। अब इसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। लो पावर में देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, और मैग्नीफाइड इमेज किसी एक सेक्शन में ज़्यादा मैग्नीफिकेशन बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा लगभग, ठीक है ना। तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे बाहरी जो बाउंड्री है उसको एपिडर्मिस लिखा है, फिर कॉलेनकाइमा उसके नीचे, फिर पेरेनकाइमा, फिर फ्लोएम, जाइलम, वेस्कुलर बंडल। ये जो बंडल शेप का है, अलग अलग देख रहे होंगे, फ्लावर जैसा डिजाइनिंग है, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। बंडल के फॉर्म में ये जाइलम फ्लोएम होते हैं, और ट्यूब जैसे होते हैं, हर जगह प्लांट बॉडी में फैले होते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं वाटर और मिनरल को। बाकी हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, ये सारी एक्टिविटी आप समझ गए। अब उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब होता है, एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब मतलब स्किन या लेयर, बाहरी जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे हमारा स्किन है, हमारे जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं, तो ये जो स्किन है, ऊपरी सरफेस जो है, इसको क्या बोलेंगे, इसको एपिडर्मिस नहीं बोलेंगे, इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस रखा गया है ताकि पता चले कि प्लांट का टिश्यू का बात हो रहा है या एनिमल का। तो हमारे बाहरी स्किन को क्या बोला जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह प्लांट के बाहरी जो सरफेस पे जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक ना। तो सबसे बाहरी लेयर जो टिश्यू का होता है प्लांट बॉडी में, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एंड जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसमें क्या, अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, ये बहुत ही सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इसमें जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल काफ़ी थिन होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, और ये लिविंग सेल से बना होता है। सारे सेल्स जो लिविंग होते हैं, कोई भी डेड सेल नहीं होता है, और ये काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, ये पेरेनकाइमा सेल्स का है, मतलब पेरेनकाइमा टिश्यू का है, जिसमें सेल्स जो है लूजली बाउंड है। इनके बीच में देखिए यहाँ पे स्पेस है,
सेल्स के बीच में स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस जिसको बोलेंगे। द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा टिश्यू इज नॉन एज इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इनके एक तो देखिए सेल वॉल जो है बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है आउटर कवरिंग, और साथ में स्पेसेस भी है इसमें। तो ये क्या करते हैं, द टिश्यू जनरली स्टोर फूड। तो ये मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा थिक वॉल नहीं है और स्पेस भी है, तो ये किस हेल्प में आते हैं, इसमें फूड स्टोर होता है। जो प्लांट सिंथेसाइज करेगा फोटोसिंथेसिस से, वो फूड इस तरह के टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना। अब यहाँ पे पिक्चर में भी देखते चलते हैं, सबसे आउटरी लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, और उसके ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है क्यूटिकल का, ठीक है। उस लेयर के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। प्लांट बॉडी का बात हो रहा है। अब पेरेन्काइमा सेल जो टिश्यू है उसके भी दो टाइप है। अगर पेरेन्काइमा टिश्यू के कुछ जगहों पर अगर क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, तो उस तरह के पेरेन्काइमा टिश्यूज़ को या सेल्स को क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। और जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहाँ फोटोसिंथेसिस भी होगा, है ना। तो ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जिसके सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाए और वो फोटोसिंथेसिस करें, उनको क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। एक्वेटिक प्लांट जैसे पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी में, तैरते हुए वो जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो वो तैरते क्यों, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट्स हल्का होता है। हल्का कैसे होता है कि उनके पेरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें एयर भरा रहता है। एयर भरे रहने की वजह से वो फ्लफ़ी रहते हैं और लाइट इन वेट रहते हैं, यानी हल्के, अपने जो वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में हमेशा तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। तो ये जो इस तरह के पेरेन्काइमा होते हैं जिसमें एयर भरा रहता है उनके टिश्यूज़ में, उसको एरेन्काइमा नाम दे दिया गया, क्योंकि एयर से भरा है तो एरेन्काइमा यानी फिल्ड विथ एयर। और क्लोरेन्काइमा, अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, और पेरेन्काइमा में एयर फिल्ड है तो एरेन्काइमा बोलेंगे। तो ये दो टाइप्स हो गए पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के, जो एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दूसरा देखते हैं, जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं आप देखते होंगे फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके ब्रांचेस को आप खींचते हैं तो काफ़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब तक कि उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक ना खींचें कि वो टूट जाए। तो काफ़ी आप देखेंगे शाखाएँ, उसकी पत्तियाँ काफ़ी हद तक मोड़ सकते हैं, जब तक वो मतलब जैसे पत्ते हैं, पत्तों को कुछ हद तक आप खींच सकते हैं या उसको मोड़ेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेड नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा मोड़ देंगे तो टूट जाएगा, फिर उसका डेथ हो जाएगा या उसका ग्रोथ पीरियड रुक जाएगा, है ना। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट्स के पार्ट्स में होती है, वो किस टिश्यू की वजह से होती है, ये दूसरे जो टाइप है परमानेंट टिश्यू का, कोलेनकाइमा, इसकी वजह से होती है। ये क्या करता है, जो टिश्यू जैसे टेंड्रिल होता है, कुछ पौधे होते हैं उनके पार्ट्स, जो स्टेम होता है वो स्प्रिंग टाइप का होता है ना, तो उसको टेंड्रिल बोलते हैं। कुछ में क्लाइंबर टाइप का होता है, जो कोई सपोर्ट पाते हैं तो उस पर चढ़ के ग्रोथ करने लगते हैं प्लांट, जैसे बीन का प्लांट होता है या फिर अदर पम्पकिन का हो गया, और अलग अलग बहुत सारी सब्जियों के ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लाइंबर और टेंड्रिल टाइप के होते हैं। पी प्लांट हो गया, तो ये सपोर्ट पाते ही अपने जो स्प्रिंग टाइप के जो स्टेम होते हैं, घुंघराले घूमे हुए, उसकी हेल्प से वो चढ़ जाते हैं और सपोर्ट से ग्रो करते हैं। और साथ में ब्रेक भी नहीं होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, काफ़ी मजबूत भी होते हैं, है ना। तो एक फ्लेक्सिबल पार्ट्स भी होता है इनका, और साथ में काफ़ी मजबूती भी रहती है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, प्लांट के पार्ट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक यानी पत्ते जो होते हैं, एक मिनट, जैसे यहाँ समझना हो, मान लीजिए मैं समझा दे रहा हूँ सिंपल से रफ डायग्राम की हेल्प से। ये कोई लीफ हो गया, ये इसके वीन्स है जो मैंने ऐसे ब्रांचिंग बनाए हैं, और जहाँ ये लीफ का जो हिस्सा जो स्टेम से जुड़ा रहेगा, ये मान लीजिए स्टेम, ये हिस्सा जुड़ा है ना, तो ये क्या है, लीफ स्टॉक, ठीक ना। तो ये लीफ स्टॉक भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, साथ में सपोर्ट भी रहता है, काफ़ी हार्डनेस रहता है, इतना ईजिली वो पत्ता नहीं टूट के गिरता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। इस तरह के कोलेनकाइमा सेल्स के मतलब टिश्यूज़ के भी सेल्स लिविंग रहते हैं, या इसके टिश्यूज़ लिविंग रहते हैं।
इसके सेल्स इलांगेटेड रहते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, शेप इनका फिक्स नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इन सेल्स के जो आउटर बाउंड्री होती है वो काफ़ी थिक होती है। जबकि पैरेन्काइमा में हम लोग देखे थे आउटर बाउंड्री थिन थी। थिन क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे फूड स्टोर करना था और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है, एयर को स्टोर करना है एक्वाटिक प्लांट में, तो दैट्स वाई थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल रहता है, ईजिली उसमें मूवमेंट हो पाए, चीज़ों को स्टोर कर पाए, दैट्स वाई पैरेन्काइमा में स्पेस था। लेकिन यहाँ पे स्पेस सेल्स के बीच में एकदम नहीं होता है, और इसके जो आउटर वाल होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, मेनली कॉर्नर पे, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल मतलब ना के बराबर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सेकंड जो बी डायग्राम है ये किसका है? कोलेनकाइमा का। ये लगभग आपको हेक्सागोनल या पेंटागोनल ये कुछ इसी तरह का कुछ इरेगुलर शेप है, और इसमें अधिकतर जो एरिया है सेल्स के बीच में आप देखेंगे तो वैक्यूल से भरा है, खाली है, और सेल और इसके कॉर्नर पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा थिक है ना, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस लगभग ना के बराबर है, नहीं है, बहुत ही कम रहता है। अगर पैरेन्काइमा से कंपेयर किया जाए तो ये तो हम लोग बहुत मैग्नीफाइड इमेज नहीं देख रहे हैं, सिंपल इमेज देख रहे हैं। अगर इसका मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे तो स्पेस काफ़ी बड़ा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है ना, मतलब ना के बराबर होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। तो ये होता है ना। तो ये है हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू का सेल्स का अरेंजमेंट। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि इसमें अधिकतर जो इंटरनल स्पेस है वो वैक्यूल से भरा होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साथ में ये इसके सेल वॉल जगह जगह पे कॉर्नर पे थिक हैं, काफ़ी मोटे हैं, इसलिए इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मजबूती भी देता है प्लांट के पार्ट्स को, ठीक। और ये देखिए न्यूक्लियस जो है साइड में, प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस साइड में होता है, क्योंकि अधिकतर एरिया क्या ले लेता है? वैक्यूल ले लेता है। तो ये सब हो गया। अब तीसरा हम लोग परमानेंट टिश्यू देखते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इट इज टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये क्या करता है? प्लांट को हार्ड बनाता है, मजबूत बनाता है, और स्टिफ एकदम सख्त बनाता है, बहुत ही कठोर सख्त एकदम मजबूत बनाता है, यानी मजबूती प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। जैसे कि आप लोग नारियल, सूखे हुए नारियल को देखेंगे तो उसके बाहर बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हस्क बोलते हैं, वो भी एक तरह का स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ही है, जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब हरा नारियल आता है, जब उसमें पानी हम लोग पीते हैं, जो कोकोनट वाटर पीते हैं, तो उस समय उसके जो टिश्यूज़ में थोड़े लिविंग होते हैं, लेकिन जब सूख जाता है तो उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जब रहता है कोकोनट का, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह से डेड सेल होते हैं या डेड टिश्यू होते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये सारा जो हस्क है, जो बाल होता है कोकोनट का, वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये सारे जो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू के सेल्स होते हैं सब डेड होते हैं। वो लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, सकरे होते हैं, काफ़ी लंबे सकरे होते हैं, और काफ़ी थिक होते हैं। थिक होते हैं लिग्निन से, और इसमें थिकनेस कैसी आती है? लिग्निन नाम के एक बायोकेमिकल से। लिग्निन एक तरह का ग्लू जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल ग्लू, एक तरह का नेचुरल मटेरियल है, जो क्या करता है? जो वॉल, सेल के वॉल्स को जोड़ने का काम करता है और उनको मोटा कर देता है, तो यही लिग्निन है, ठीक है। एक तरह का नेचुरल बायोकेमिकल है, ठीक। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस। कभी कभी ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि एकदम स्पेस रहता ही नहीं है सेल में, इतनी ज़्यादा थिकनेस उससे रहती है, बिकॉज ऑफ द लिग्निन। क्योंकि लिग्निन क्या करता है? सेल के वॉल्स को एक दूसरे में ग्लू कर देता है, चिपकाता है, और ये नेचुरली बनता है। जैसे कि आप गोंद वगैरह देखते होंगे, जब कभी लकड़ी के हिस्से को काटते हैं तो उसमें से गोंद जैसा निकलता है, तो एक तरह से लिग्निन उसमें भी रहता है। इसी तरह का स्टिकी मटेरियल रहता है इंटरनल पार्ट्स में प्लांट के, जो सारे सेल्स को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? और दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल। ये जो टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, ये वेस्कुलर बंडल के आसपास मौजूद रहता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये इसमें देखते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये एक छोटा सेक्शन है, ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल का मतलब वो स्ट्रक्चर जहाँ पर ये ऊपर वाला जो आप ईंटे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे दीवार में ईंटे होते हैं उस तरह का, ये फ्लोएम टिश्यू है जो फूड का ट्रांसफ़र करता है। और नीचे जो सर्कुलर राउंडेड शेप बड़े से छोटा दिख रहा है, ये आपका जाइलम टिश्यू है, ठीक।
और ये पीथ है, इस एरिया को पीथ बोलते हैं, PITH, पीथ। और यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो एरिया है फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू होते हैं। उसके बाद ये जो ईटो जैसा स्ट्रक्चर है ये कैम्बियम होता है। कैम्बियम क्या करता है, जोड़ता है फ्लोएम टिश्यू को जाइलम से जोड़े रखता है ना। एक तरह से जैसे लिग्निन काम कर रहा था उसी तरह से ये भी ये जाइलम फ्लोएम को जोड़े रखता है और एक बंडल का शेप दे देता है। जैसे आप बंडल बहुत सारे देख रहे हैं ना, उसी तरह का शेप दे देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल। स्टेम का सेक्शन है, स्टेम का कटा हुआ पोर्शन है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू यहाँ पर है। ये जो रेड कलर का आपका डार्क रेड कलर का दिख रहा है ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। ये कहाँ पर है, सबसे पहले ऊपरी लेयर एपिडर्मिस, सबसे पहले अगर देखें तो क्यूटिकल, एक थिन लेयर, बहुत ही एक्सट्रीमली थिन लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद एपिडर्मिस, एक सिंगल सेल का लेयर चारों तरफ रहता है। फिर उसके बाद कोलेनकाइमा टिश्यू आते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर पेरेनकाइमा टिश्यू आते हैं जो क्या करते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, जो फूड को स्टोर करते हैं, बाकी चीज़ों को स्टोर करते हैं, है ना। और उसके नीचे फिर आता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो सपोर्ट करता है, स्टिफनेस देता है, मजबूती देता है। और उसके नीचे फिर ये फ्लोएम टिश्यू आ रहे हैं। फिर कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, एक चैनल बनाता है फ्लोएम और जाइलम पे, और ये जाइलम है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है पोर्शन, ये हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है जो डेड सेल है। ठीक है। और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू और कहाँ पाया जा सकता है, जो सीड्स होता है, सीड्स का कवरिंग, जैसे चने को आप देखेंगे, चना भी एक सीड है, तो उसके बाहरी जो लेयर होता है, कोई भी सीड हो गया, उसका बाहरी जो कोटिंग होता है, बाहरी लेयर, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से ही बना रहता है। बहुत ही हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर बना रहता है। नट्स में, नट्स मतलब जो अखरोट वगैरह ये सब होते हैं, इसके बाहरी लेयर जो भी होता है वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बना होता है, जो कि डेड सेल होते हैं, जो मजबूती देता है और सपोर्ट देता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, और ये प्लांट को सपोर्ट देता है, स्टिफनेस, हार्डनेस, सपोर्ट देता है ताकि प्लांट सरवाइव कर पाए। और एक बात बतानी रह गई थी, ये जो लिग्निन है, लिग्निन एक बायोकेमिकल है, जैसा कि मैंने बताया था, नेचुरली बनता है प्लांट्स में। और ये क्या करता है, जल्दी ये सड़ता नहीं है, रॉट नहीं होता है। और ये इसलिए प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने ऐसा इस तरह का बनाया है मटेरियल, बायोकेमिकल, जो एक थिक लेयर बना देता है सेल वॉल के चारों तरफ, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के चारों तरफ, जो उसको सड़ने नहीं देता है, एक ग्लू की तरह रहता है, सेल वॉल को जोड़े रखता है। और इस तरह से आउटर लेयर जो प्लांट्स का होता है वो सेफ रहता है, वाटर प्रूफ रहता है, पानी से या किसी भी चीज़ से सड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये लिग्निन नाम का बायोकेमिकल होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब लाइफ टाइम तक प्लांट में या ट्रीज में रहता है और चलता रहता है और प्रोटेक्ट करता है उसको रॉट होने से, सड़ने से या अदर चीज़ों से। केवल स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू रहेगा तब तो वो सड़ने लगेगा, लेकिन उसके भी प्रोटेक्शन के लिए बाहर उसके एक थिक लेयर रहता है, किसका, लिग्निन का, ताकि वो रॉट ना हो, सड़े ना हो, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो ख़राब ना हो। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 6.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।